So hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to do Contract Law Chapter 16. Chapter 16 Contract Law is one of the most important chapter in your entire syllabus. Chapter 16 Contract Law आप लोगों ने CSET में पढ़ा है, आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा है. So in your high school days भी आप लोगों ने complete कर रखा है Contract Law. लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी किसी प्रकार का डाउट है टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो मैं वो आज सॉल्व कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सबसे पहले बात करते कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं. पहला आता है अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट, क्वांटम मेरिट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, बेलमेंट, प्लेज, ई कॉन्ट्रैक्ट्स. ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए. तो इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको लगे कि मेरे को ये नहीं हुआ है तो इस वीडियो को देखकर कंप्लीट कर ले. ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसको कंप्लीटली आप छोड़ के चले जाए. ई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली छोड़ के चले जाओगे, एग्जामिनेशन में आ जाएगा. ठीक, चलो सिंपल बात समझते हैं. सबसे पहले नॉर्मली एक सांस लो, बड़ा एक सांस लो. सांस लेने के बाद अपने आप से बोलो कि मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है. मुझे ये लेक्चर देखना है सिर्फ इस कारणवश कि मुझको कंफर्म करना कि जो मुझे पता है वो सही है कि नहीं. ठीक, तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. अगर एग्जामिनेशन में आप जाके बैठ के बताओगे अपने आप को कि मुझे पता है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, तो आप ऑटोमेटिकली आंसर्स लिख पाओगे, प्रोवाइडेड दैट आपने पढ़ रखा हो. देखो, एकदम आप अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से इस टॉपिक को आगे बढ़ना है. ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो मैं आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से आपको टेक्निकल टर्म्स याद करना है. सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो है कॉन्ट्रैक्ट. जब हम लोग कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट के बिना नहीं हो सकता. अगर कोई दो पार्टीज के बीच में, अगर कोई दो पार्टीज के बीच में क्या हो रहा है बताओ दोस्तों, अगर कोई दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इन दोनों के बीच में जो है अग्रीमेंट होना मैंडेटरी है. अगर अग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. किसी एक ने भी अगर अग्रीमेंट से डिनाई कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स. ये तुमको मैं बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा मैं. ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट्स, बट दोस्तों ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, क्या ये तुम याद रख पाओगे? ठीक, क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि अग्रीमेंट जो है ना होता है ना दोस्तों, वो हम लोग काफ़ी चीज़ों में अग्रीमेंट करते हैं. आई कैन अग्री विथ यू, ठीक है, फॉर एनीथिंग, बट दैट डजंट मेक सेंस कि मैं हर अग्रीमेंट को तुम कॉन्ट्रैक्ट घोषित कर दोगे, कि मेरे को बाइंड कर दोगे. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाइंडिंग हो जाना, लीगली बाइंड हो जाना. कॉन्ट्रैक्ट का एक, अग्रीमेंट का एक जो फीचर है जो कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलता है लेकिन अग्रीमेंट में आपको देखने को नहीं मिलता, वो है बाइंडिंग नेचर का. बाइंडिंग नेचर मतलब एक बार मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आई एम बाइंडेड बाय द लॉ. लॉ के हिसाब से आई एम बाउंड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़, या तो टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़ और टू नॉट डू सर्टेन एक्टिविटीज़, दोनों कवर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के बीच में. कुछ कर भी सकते, कुछ ना भी करे. समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाइंड कर देना. अग्रीमेंट का मतलब बाइंड होना नहीं होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाइंड कर देना. ठीक है, अग्रीमेंट जो है एक प्रकार का हम लोग कह सकते हैं प्रॉमिस. एग्जामिनेशन में अग्रीमेंट पूछ लिए तो आपको लिखना होगा एवरी प्रॉमिस. क्या लिखना होगा दोस्तों? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एन अग्रीमेंट. तो जो भी आप प्रोमिस करते हो, ठीक है, सो दैट, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ आप प्रोमिस करते हो. प्रॉमिस किस चीज़ के ऊपर होता है? फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्सिडरेशन ना, कि तुम ये मेरे लिए करोगे, तुम मुझको प्रॉमिस करो कि मैं तुमको ये दूंगा, मैं तुमको प्रॉमिस करो कि मैं तुमको वो दूंगा. तो ये क्या है? देना देनी जो है ये क्या है? ये एक कॉन्सिडरेशन है. सो इट इज़ अ बताओ कॉन्सिडरेशन. तो ये जो कॉन्सिडरेशन है, दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अदरवाइज कुछ एक्सेप्शंस है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन वन ऑफ द इंग्रेडिएंट आप कह सकते हो ऑफ अ कॉन्सिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्सिडरेशन एंड द अदर इज अग्रीमेंट. ठीक, एंड द अदर इज अग्रीमेंट. दोनों के बिना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता नहीं है. अच्छा,
ठीक है, प्रॉमिस का डेफिनेशन समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रॉमिस का डेफिनेशन आजकल के जनरेशन को सबको पता है, क्योंकि सब लोग प्रॉमिस तोड़ते रहते हैं। चलो ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा, मीटिंग ऑफ द माइंड्स। मीटिंग ऑफ द माइंड्स क्या बताओ? मीटिंग ऑफ द माइंड्स ये हम लोग रेगुलर लेक्चर्स में और बहुत डिटेली करवाते हैं, लेकिन अभी हम लोग मान के चल रहा हूँ कि ये सारे तुमको तो आता है, वैसे सुना है तुमने कम से कम, राइट? मीटिंग ऑफ द माइंड्स मतलब दो मन का मिलन, तब जाके अग्रीमेंट कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंसेंसस एड इडियम। क्या बताओ? कंसेंसस एड आइडम भी कह सकते हो, कंसेंसस एड आइडम, ठीक है। मीटिंग ऑफ द माइंड्स, दो माइंड का मिलना, जिसको हम लोग कहते हैं अग्रीमेंट, जो नेसेसरी है फॉर अग्रीमेंट। अच्छा, देयर मस्ट बी प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स। अग्रीमेंट एक इंसान एक अपने आप से नहीं कर सकता, तो प्लूरलिटी जो है वो नेसेसरी है। प्लूरलिटी नेसेसरी इसलिए है क्योंकि अग्रीमेंट दो इंसान के बीच में होगा, तीन इंसान के बीच में होगा, एक से ज़्यादा होना चाहिए, बस सिंपल बात ये है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑब्लिगेशन आ जाता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? जैसे तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, हम लोग देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तुम्हारे ऊपर आ गया ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है कुछ करने का, कुछ ना करने का, दोनों हो सकता है, ठीक है। ओके 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 ओके, देखो, लीगल ड्यूटी टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, दोनों हो सकता है दोस्तों, दोनों हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों हो सकता है, कुछ करने का या कुछ ना करने का। मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं वो कुछ कर दूंगा, ठीक है। घर बनाना है, बना दूंगा। फिर तुम्हारा कपड़े साफ करना है, कर दूंगा। फिर तुम्हारा कुकिंग करना है, कर दूंगा। ये क्या है? अग्रीमेंट है, टू डू समथिंग, राइट। एंड ऑल्सो नॉट डू समथिंग क्या है? नॉट डू समथिंग में क्या आ सकता है? एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग का मतलब है कि तू वो नहीं करेगा, तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर कि तू वो चीज नहीं करेगा। तो इनमें कुछ भी तुम दिमाग में सोच सकते हो, ठीक है। तू वो नहीं करेगा, दोनों आ जाता है यहाँ पे, याद रखना। टू डू और नॉट टू डू समथिंग, याद रखना, ऑब्लिगेशंस के अंदर ये दोनों आ जाता है। चलो आगे बढ़ो, सीधा इधर आ जाओ। अब हम लोग देखेंगे वो कौन से अग्रीमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। सबसे दो बवाल अग्रीमेंट जो वो होता है, अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल का मैटर, दूसरा है घर मियाँ बीवी के बीच में जो भी अग्रीमेंट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आज मैंने अपने वाइफ को बताया, आई एम नॉट मैरिड, लेकिन स्टिल इमेजिन करने में क्या जाता है। चलो सुनो, आज मैंने अपनी वाइफ को बताया कि सुनो ना, मैं जाऊंगा कहाँ पे? तुम्हारे साथ डेट पे, ठीक। अग्री किया, मैंने अग्री किया, उसने अग्री किया, ठीक है। दोनों ने सोचा कि जाएंगे, लेकिन काम में इतना व्यस्त हो गया कि शाम को मैं घर लौटा 10 बजे, और वाइफ जो है वो पूरे गुस्से में, उसने वो बोला कि मैंने तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी क्योंकि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने बोला रुक, ठहर जा, आज मैंने लेक्चर जो है दिया है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर, वो एक बार देख ली, उसके बाद डिसाइड कर तेरे को केस करना है कि नहीं, ठीक। क्योंकि क्योंकि बताओ क्या, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, वो एग्रीमेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, क्या बताओ? डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। फिर है सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में तुमको बताता हूँ, मेरा एक बहुत ही ज़्यादा नालायक दोस्त है, दोस्त का नाम है शिवम। क्या बताओ? दोस्त का नाम है शिवम। नहीं नहीं, शिवम नहीं, शिवम कोई खराब इंसान हो ही नहीं सकता। शिवम जो है वो ऑलवेज ऑनेस्ट इंसान। क्या बताए नाम? दीपंकर करके एक मेरा फ्रेंड है, बहुत ही बवाल फ्रेंड, दीपंकर, ठीक, एकदम रियल लाइफ फ्रेंड, अंडरस्टूड। लेकिन इतना कमीना है फ्रेंड, मैं क्या ही बताऊं, ठीक। उसने क्या किया? उसने बोला मेरे साथ अग्रीमेंट किया, उसने मेरे साथ अग्रीमेंट किया कि मैं सुबह 5 बजे, 5 बजे मैं तुम्हें बुलाने आऊँगा। सुबह 5 बजे हम लोग जाएंगे मॉर्निंग वॉक पे या फिर जॉगिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, 5 बजे आ जाना। वो 5 बजे आया, आने के बाद उसने मुझे देखा कि मैं सो रहा हूँ, उसने बेल बजाया, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मेरे को बहुत नींद आ रहा था, मैं सो गया। उसको गुस्सा आ गया, वो चला गया सीधा कोर्ट के पास। वो कोर्ट में जाते जाते मेरे को कॉल लगाया, बोला कि सुन, तेरे ऊपर मैं केस करने वाला हूँ क्योंकि तूने 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 एग्रीमेंट तोड़ा है, तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है मेरे साथ। मैंने बोला क्या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट मैंने कल ही वीडियो लेक्चर दे के आया हूँ, उसको देख ले एक बार। कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि सोशल मैटर्स के ऊपर दोस्तों, सोशल मैटर्स के ऊपर किसी प्रकार के एग्रीमेंट्स, किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल का मैटर, ठीक है, ये समझ में आ चुका है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहीं से देख के तुमको बताया है, अ प्रॉमिस टू गो टू सिनेमा और फॉर अ वॉक, समझ में आ चुका है। चलो दोस्तों, चलो 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 सीधा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके देखो, अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेज टू फॉलोज फ्रॉम दिस डिस्कशन। कॉन्सिक्वेंसेज को छोड़ो, तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यही से मैं करवा देता हूँ। देखो, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने का एक प्राइमरी जो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स कह सकते हो, प्राइमरी इंग्रेडिएंट कह सकते हो, वो है द
द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, जो मैंने तुमको पहले भी बताया था, ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस या फिर लीगल रिलेशनशिप, लीगली बाइंड करना। अगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं लीगली बाइंड करना, तुम्हारे दिमाग में है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मेरे को एक्सेप्ट करना होगा। मैंने अगर एक्सेप्ट नहीं किया और तुम अपने साइड से चिल्ला रहे हो कि मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। लीगली बाइंडिंग होना, मैं चाहता हूं कि मैं लीगली बाइंड हो जाऊं तुम्हारे साथ, तुम भी चाहते हो कि तुम मेरे साथ लीगली बाइंड हो जाओ। मैं हूं आर्किटेक्ट, तुमने मुझको प्लान बनाने के लिए बोला, डिज़ाइन बनाने के बोला घर का, ठीक है, मैंने बनाया। उससे पहले मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तुम्हारे साथ कि मैं तुम्हारे लिए घर का डिज़ाइन बनाऊंगा, तुम मेरे को 4 लाख रुपए दोगे, ठीक है, 4 लाख रुपीज़ तुम दोगे घर के डिज़ाइन का। तो ये क्या है, मैं तुमको दूंगा घर बना के, तुम मुझको दोगे 4 लाख रुपए। ये क्या है, एक प्रकार का कंसिडरेशन है, वे ऑफ कंसिडरेशन है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आता है। दूसरा चीज ये है कॉन्ट्रैक्ट में जो आता है वो है मैंने एग्री किया, तुमने भी एग्री किया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है कि मैं चाहता हूं मैं लीगली बाउंड हूं, तुम भी चाहते हो कि तुम लीगली बाइंड हो जाओ मेरे साथ। तो ये 3 चीज अगर आ गया तो भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आगे देखो। तो एक चीज बता, ये कि तेरे को नहीं आता है? तेरे को आता है, तेरे को लीगल टर्म्स नहीं आता। तुझे आता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेकिन तेरे को लीगल टर्म्स नहीं आता। उसी के लिए मैं तुमको रिवाइज करा रहा हूँ। देखो दोस्तों, लीगल टर्म्स को, ये जो लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट, ये सारे लीगल भाषा है, इसको लिख दोगे तो एग्जामिनर जो है खुश हो जाएगा। देखो फिर देखो, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद अग्रीमेंट दैट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस। अग्रीमेंट इज द जेनेसिस या फिर जिनस, कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पीसीज। देयरफॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे देखो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन जो है, ये तेरे को पता है, ये एग्जामिनेशन बना के लिख सकता है, यहाँ से कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनेशन बना के लिख सकता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, या फिर लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि तेरे को भी चाहिए कि तू बाइंड हो जाए लीगली, मेरे को भी चाहिए कि मैं बाइंड हो जाए लीगली, सो दैट इट इज लीगली एक्सेप्टेबल बाय द लॉ। चलो ठीक है, आगे देखो। अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है आपका दोस्तों कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है कुछ करने का या तो कुछ ना करने का, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। देखो अब ये डिपेंड करता है ऑन फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस, जो मेरे को अभी पहले से पता नहीं है। फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस, एग्जाम्पल के तौर पे तुमको इंश्योरेंस बता सकता हूँ मैं। देखो यहाँ से देखो, मैं बताता हूँ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो देखो दोस्तों, देखो अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, जैसे कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ चुका है। अब सुन, इंडेमनिटी गारंटी बहुत बड़ा टॉपिक है आपके इसी चैप्टर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैं छोटे करके एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे जाके देखेंगे ना तो मजा आ जाएगा, लगेगा कि यार मेरे को तो आता है चीज़ें। अच्छा, ये जो इंश्योरेंस है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है? सुन एक चीज़ सुन, मैंने कार लिया, ठीक, मैंने कार लिया, ठीक, मैंने कार लिया। अब ये जो मैंने कार लिया, इसके ऊपर मैंने करवाऊंगा इंश्योरेंस, इसको, इसके डैमेज को कवर करने के लिए, डैमेज को कवर करने के लिए। ये इंश्योरेंस कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी देगा मेरे को। क्या इंश्योरेंस देगा? क्या देगा? इंश्योरेंस देगा। कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगा। किस चीज का? गाड़ी के ऊपर। इसका मतलब ये कि अगर फ्यूचर में एक इवेंट हुआ, कौन सा इवेंट सर? घटना। इवेंट मतलब ऐसा नहीं कि हमने सेलिब्रेशन के लिए किसी को बुलाया, इवेंट मतलब घटना, ठीक। एक ऐसा इवेंट हुआ, ठीक, सुनो अच्छे से, एक ऐसा इवेंट हुआ, एक ऐसा, आंख में लग रहा है यार पूरा कम, ओके, एक ऐसा इवेंट हुआ जिस इवेंट में तुम्हारा कार जो है ये क्रैश कर गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। तो फ्यूचर के इवेंट के लिए क्या तुमको पता है कि कब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फ्यूचर के इवेंट के लिए, सुन अच्छे से, फ्यूचर के इवेंट के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं कौन हूँ? कार का ओनर। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं कौन हूँ? कार का ओनर, ये यहाँ पे कार पे बैठा हूँ। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया इंश्योरेंस कंपनी ने कि फ्यूचर इवेंट में अगर कुछ हुआ, ठीक है, तब जाके इंश्योरेंस डैमेज जो है वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, बताओ। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा जाता है इन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या है, समझ में आ रहा है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, सुन, डैमेज अगर हुआ तो करेगा, अगर डैमेज नहीं हुआ तो नहीं करेगा। क्या ही समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट टू डू कब करेगा? अगर डैमेज हुआ कार का, तब इंश्योरेंस कंपनी जो है कार को ठीक कराएगा।
नॉट टू डू समथिंग का मतलब क्या होता है कि अगर डैमेज नहीं हुआ, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है भाई, अगर डैमेज नहीं हुआ तो कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा आता है इंडेमनिटी। ये हो गया इंश्योरेंस का एग्जांपल, तेरे को समझा दे। इंडेमनिटी गारंटी, इंडेमनिटी सिंपल चीज डायरेक्ट होता है, गारंटी अलग होता है। इंडेमनिटी गारंटी में कोई दिमाग में ना डाउट ना रखना। अच्छा, दो प्रकार के पार्टीज होते हैं इंडेमनिटी इन गारंटी में, एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। जो इंडेमनिटी होल्डर होता है वो पर्सन होता है जो इंडेमनिटी का बेनिफिट लेता है, ठीक। इंडेमनीफायर वो है जो रिस्क लेता है, ये लेता है बेनिफिट, ये लेता है रिस्क। अच्छा सुनो, सिंपल बात से समझना है। इंडेमनी का मतलब ये होता है, जो इंडेमनीफायर होता है वो क्या कहता है, कहता है कि भैया तेरे को अगर लॉस हो गया, तेरे को क्या हो गया, तू कोई भी चीज कर, तेरे को अगर लॉस हो गया, तेरे को अगर लॉस हो गया, तेरे को अगर क्या हो गया, डैमेज हो गया, तेरे को अगर डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, किसी प्रकार का नुकसान हो गया, तो मैं भरपाई करूंगा। यह है इंडेमनिटी फायर, ठीक है। इंडेमनिटी होल्डर को सीधा कहता है कि तेरे को अगर कोई दिक्कत आ गया, तेरे को अगर कोई दिक्कत आ गया, तेरे को अगर किसी प्रकार का डैमेज वगैरह हो गया, तो मैं भरूंगा, मैं भरूंगा, मैं भरूंगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो पार्टीज रहता है हमेशा, एक है इंडेमनिटी फायर, दूसरा है इंडेमनिटी होल्डर। यहाँ पे तीसरे पार्टी का कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन गारंटी में क्या होता है, गारंटी में जो गारंटर होता है, ठीक है, जो गारंटी होल्डर होता है, ये दो बंदे होते हैं, बीच में और एक इंसान होता है, बीच में और एक इंसान होता है। गारंटी क्या कहता है, गारंटी क्या कहता है, गारंटी जो गारंटर है वो क्या करता है, वो इस तीसरे इंसान को, ये बीच में जो इंसान है, इसको कहता है कि सुन, अगर इसने, ये जो गारंटी होल्डर है, ठीक, गारंटी होल्डर, इसने अगर किसी भी प्रकार का नुकसान कर दिया, तेरा नुकसान हो गया, ठीक, इसके कारण अगर तेरे को नुकसान हो गया, थर्ड पार्टी को अगर नुकसान हो गया, तो मैं गारंटी देता हूं कि उसका भरपाई मैं करूंगा। समझ में आ रहा है? ये थर्ड पार्टी को जो है गारंटी देना होता है। पकड़ ए बी सी करके समझा देता हूं, ठीक। अब ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए ने गारंटी दिया बी को कि सुन, कि अगर सी ने किसी प्रकार का डैमेज किया, नुकसान किया, लॉस किया, तो इसका भरपाई मैं करूंगा। ए भरपाई किसको करेगा, बी को करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? तो ए जो है इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहा है सी को, किसी प्रकार के किसी प्रकार का अगर उसने डैमेज किया, तो सी का भरपाई कौन करेगा, ए। तो ये होता है गारंटी देना। समझ में आ रहा है? क्या देना बताओ, गारंटी देना। फिर से बताओ क्या देना, गारंटी देना, ठीक। यहाँ पे 3% अवेलेबल होना चाहिए। तीन पार्टीज होता है इमनेमिटी का कंसेप्ट में, 3% होता है नहीं, 2% होता है। एक डायरेक्टली जो है आपको डैमेजेस जो है उसको भरने का पूरा वो देता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देता है। चलो आगे देखो, हो चुका है इंडेमनिटी गारंटी, हो चुका है इंश्योरेंस, हो चुका है। आगे देखेंगे हम लोग, सीधा आगे जाएंगे। ये तुम्हारे रीड के लिए है दोस्तों, रीड करना है इसको घर में बैठ के, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही ज़्यादा बवाल। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत मन से करो, एग्जामिनेशन में 100% आता है, आपके एग्जामिनेशन में आ भी सकता है इस बार। सबसे पहले आता है आपका कंसेंसस एड इडियम। बताओ फटाफट क्या, मीटिंग ऑफ द माइंड। मीटिंग ऑफ द माइंड मतलब वन पार्टी एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर। प्रपोजल बाय वन पार्टी होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय अनदर पार्टी रिजल्टिंग इन एन अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब ऐसा होना चाहिए कि भैया देख सुन, उल्टा सीधा कंसिडरेशन नहीं कर सकते तुम, उल्टा सीधा अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि तुमने किसी के साथ अग्रीमेंट किया कि मैं अपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ले ले, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, ठीक है। तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ले लेते, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी है ना। कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने कि मैं अपने डॉटर का शादी, ये एक प्रकार का ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानता हूँ मैं, ठीक है। तुम ना मानो लेकिन मैं मानता हूँ। सुनो, हुआ ये दोस्तों मैं अपने डॉटर का शादी जो है वो तुम्हारे सन से कराऊंगा, सन से कराऊंगा, ठीक है, शादी। इस चीज़ का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जब तुम लोग 5 साल के उम्र के थे, तब तुम दोनों छोटे छोटे थे, तब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैंने। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ले जाएगा कोई भी पार्टी लेकर जा सकता है इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में? हाँ बताओ। तो ये तुमको दिमाग में समझ में आना चाहिए। जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन क्या होता है, जो चीज़ मैं तुमको दे रहा हूँ और जो चीज़ तुम मुझको दे रहे हो वही होता है कंसिडरेशन। वो इलीगल नहीं हो सकता, वो लॉफुल होना चाहिए। अगर लॉफुल कंसिडरेशन है तब जाके चलो ठीक है, ठीक। उसके बाद देखो,
द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगली कैपेबल, माइनर वाइनर नहीं हो सकता, ल्यूनेटिक पर्सन नहीं हो सकता, पागल इंसान नहीं हो सकता, माइनर नहीं हो सकता। ये दो चीज जो है दिमाग में सेट करके रखना है, लीगली कैपेबल होना चाहिए तुम लोग, ठीक, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, और इसके ऊपर भी चीजें हैं। लीगली कैपेबल का मतलब होता है जिसके पास पावर नहीं है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर मैं बताओ, एंटीला का मालिक कौन है, एंटीला का मालिक कौन है बताओ, एंटीला का मालिक है अंबानी साहब। मैं अगर एंटीला को बेच दूं तुमको, बताओ क्या मैं कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ एंटीला को बेचने का? भैया मेरे पास लीगल कैपेसिटी है ही नहीं, मेरे पास लीगल कैपेसिटी है ही नहीं, तो मैं कैसे करूँ तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट? तो वो समझ में आ रहा है। चलो, कंसेंट होना चाहिए बिटवीन बोथ द पार्टीज, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, मतलब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पब्लिक पॉलिसी का मतलब जो चल रहा है दुनिया में, समाज में जो चल रहा है उसके अगेंस्ट तुम नहीं कर सकते कुछ भी, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट। क्या समझ में आ रहा है? चलो, द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म सर्टेन होना चाहिए, मतलब पूरा लिखित होना चाहिए, क्या होना होगा नहीं होगा प्रॉपरली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब अनसर्टेन हो जाए, ठीक है, इस प्रकार से नहीं। कॉन्ट्रैक्ट जब भी करोगे, एग्रीमेंट जब भी करोगे तो प्रॉपर तुमको सर्टेनिटी के साथ तुमको करना होगा, ठीक। उसके बाद देखो, द अग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। अगर मैंने तेरे साथ अग्रीमेंट कर लिया कि मैं 5 साल बाद तेरे को चांद से उसका मिट्टी लेकर जो कि ला कर दूंगा, इस प्रकार से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। मैं कौन? शुमॉन, मैं लेकर आऊंगा वहां से, चांद से। मैंने अपने वाइफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, चांद से मिट्टी लेकर आऊंगा उनके लिए। तो यार पॉसिबल है क्या? कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड होना चाहिए ना, कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो इस चीज का ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। दोस्तों आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हो चुका है। ऑफर एंड प्रपोजल, भैया ये पढ़ाऊंगा नहीं मैं, तेरे को पता है, बचपन से पता है, ये एग्जामिनेशन में आया तो बना के लिखना है। ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो काइंड्स ऑफ ऑफर, पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑफर होता है, जनरल ऑफर होता है, क्रॉस ऑफर होता है, ओपन कंटिन्यूइंग स्टैंडिंग ऑफर होता है, ठीक है। ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, ये प्रकार के ऑफर होते हैं। ये देखूंगा मैं, तुमको दिखाऊंगा भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तेरे दिमाग में ये नहीं है तो मैं तेरे को फिट कर दे रहा हूँ ये चीज। सुनो, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया है मैंने अपने मित्र को दिया है, मैंने अपने मित्र को ऑफर दिया है, कोई दूसरा इंसान आके ये ऑफर नहीं ले सकता, ये होता है स्पेसिफिक ऑफर, ठीक। इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और इट्स ऑथराइज्ड पर्सन, जिसको मैंने ऑथराइज किया वही एक्सेप्ट कर सकता है। तू कहां से आ गया बीच में? फिर एक जनरल ऑफर, जनरल ऑफर में क्या होता है? जनरल ऑफर जैसे कि हम लोग आईपीओ वगैरह करते हैं, ऑफर है भैया, जनरली कोई भी आके ऑफर जो है एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको चाहिए वो आके एक्सेप्ट कर दो। पकड़ लो, मैंने ऑफर निकाला, मेरे पास मॉल है, शॉपिंग मॉल, मैंने ऑफर निकाला कितना, 50% ऑफ। किसके ऊपर? मोजो के ऊपर, ठीक है, सॉक्स के ऊपर 50% ऑफ। कोई भी बंदा आ सकता है, कोई भी बंदा आके, ये जनरल ऑफर है, कोई भी बंदा आके ये ऑफर का लाभ उठा सकता है, इसको कहा जाता है जनरल ऑफर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है occurs when two parties make identical offers to each other simultaneously without knowledge of the other offer, no concluded contract। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हो पाता है, अंडरस्टूड, क्योंकि क्रॉस ऑफर हो जाता है, तूने मेरे को जो ऑफर किया मैंने तेरे को सेम ऑफर कर दिया, तो ये ऑफर जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलता, ठीक है। नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है क्योंकि क्रॉस ऑफर हो गया। फिर आता है अपना ओपन कंटिन्यूअस स्टैंडिंग ऑफर, एंड ऑफर टू सप्लाई स्पेसिफिक गुड at a certain rate during fixed period. Acceptance of such an offer merely indicates willingness to consider offer. Each successive order forms a separate contract. इसका मतलब ये होता है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट करना। क्या बताओ? कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तू हर साल मेरे को 500 केजी का 500 केजी का ग्रेप्स जो है ना, ग्रेप्स का जूस मेरे को सप्लाई करेगा। तू क्या करेगा? 500 केजी का ग्रेप्स का जूस सप्लाई करेगा। मैं अपने पर्सनल बेवरेजेस बनाऊंगा उसके साथ, मैं अपने पर्सनल बेवरेजेस बनाऊंगा। तो ये कंटिन्यूस चलेगा, एवरी साल मैंने बोल दिया, लेकिन एवरी साल का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होता है, ठीक, समझ में आ रहा है। एन ऑफर टू सप्लाई स्पेसिफिक गुड एट अ सर्टेन रेट ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड, एक्सेप्टेंस होगा of such an offer merely indicates willingness to consider order. Obviously each successive order forms a separate contract. हर एक ऑर्डर जैसे कंप्लीट हो जाता है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है, अंडरस्टूड। एवरी ईयर मैंने बोला कि एवरी ईयर, ठीक है, तो एवरी ईयर का अगर मैंने बोल रखा है तो एवरी ईयर विल मेक अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इफ यू वांट कि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पी
entered to supply goods to L. Orders did not reach the expected amount, and P sued for breach. Held each order was a separate contract, and P was bound to fulfill order made, but L was not obliged to make any order at all. सिंपल चीज, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. देखो समझो, यहाँ पर है पी. पी ने क्या किया? बोला कि भैया हम सप्लाई करेंगे गुड्स. क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे, गुड सप्लाई करेंगे. किसको करेंगे? एल को. ठीक, समझ में आ रहा है? एल को करेंगे. अंडरस्टूड. अब देखो, गुड्स टू एल. एल्स ऑर्डर डिड नॉट रीच द एक्सपेक्टेड अमाउंट. अब एल ने, पी ने कहा क्या करेगा? सप्लाई करेगा एल को. अब एल ने ऑर्डर दिया, इसको ऑर्डर देगा तब ना पी भेजेगा. अब एल ने जो भी ऑर्डर दिया पी को भेजने के लिए वो सफिशिएंट नहीं था पी के अकॉर्डिंग. ठीक है, देखो, एल्स ऑर्डर डिड नॉट रीच एक्सपेक्टेड अमाउंट. पी सूड फॉर ब्रीच. अब पी ने सू कर दिया. पी ने सू कर दिया किसको? एल को. एल को सू कर दिया. बोला कि भैया 500 केजी बोला था, अब तो तुमने कम बोल दिया, तो मैं तेरे को सू कर रहा हूं. ठीक. अब देखो, हेल्ड, क्या क्या जजमेंट आया? ईच ऑर्डर वॉज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट. पी वॉज बाउंड टू फुलफिल ऑर्डर्स मेड, बट एल वॉज नॉट ऑब्लाइज टू मेक एनी ऑर्डर एट ऑल. ठीक है, कि ईच ऑर्डर जो है ना वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मैं ऑर्डर तुमको देता हूँ. अब देखो, मैंने तुमको क्या बोला कि 500 केजी का ग्रेप्स का जूस तुमको मेरे को सेंड करना है. ठीक, समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे मेरा ऑर्डर रहेगा वैसे वैसे तुम मेरे को सेंड करोगे. ठीक है. अब तुमने एक साल 500 केजी भेजा, फिर दूसरे साल 600, फिर दूसरे साल 700, उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर दिया तुमको एक साल 20 केजी का सिर्फ. ठीक है, अब तू मेरे को सू कर सकता है? आंसर है नहीं. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये चीज होता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंटिन्यूअस होता है. अंडरस्टूड? स्टैंड. ओके. फिर आता है आपका, देखो, ऑफर एंड इन्विटेशन ऑफ टू एन ऑफर. देखो, एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, an invitation to offer is a communication that invites people to make offer. ठीक. Auctioneers represents for bids, displays of price goods in shops windows, self-service storage catalogs. ठीक है. अच्छा, ऑफर ये क्या होता है एक प्रकार का? बताओ. ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, जैसे बिडिंग होता है, नीलामी होता है, नीलामी. तो ऑफर कौन करता है? जो सेल करता है वो ऑफर करता है, या फिर जो खरीदेगा वो ऑफर करता है? तो ये मैं ऑफर, तुम ऑफर करो कि तुमको क्या कितना ऑफर करना है, मैं बुला रहा हूं, उसको कहा जाता है ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर. क्या ये समझ में आ चुका है? ओके. ऑफर लैप्स कब होता है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है. तुमने टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया. मैंने बोला है कि आज शाम तक तुमको एक्सेप्ट करना है, लेकिन तुमने टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया. नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. ठीक. अब सुनो, टाइम पे तुमने क्या नहीं किया? एक्सेप्ट नहीं किया. तुमने टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया. नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. नॉट एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड. इसका मतलब ये कि मैंने तुमको बताया था फोन करके तुमको जो है ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है, तुमको लेटर भेजना है मेरे को एक्सेप्ट करने का. तुमको अगर एक्सेप्ट करना है मेरे ऑफर को, तुमको अगर एक्सेप्ट करना है तो तुमको लेटर भेजना है. तुमने लेटर नहीं भेजा, फोन किया. तो नॉट एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब. मैंने कुछ मोड बोला है किस वे में तुमको करना है, लेकिन तुमने किया नहीं. फिर देखो, ऑफरी रिजेक्ट्स इट्स बाय डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल. ऑफर ने रिजेक्ट कर दिया, सिंपल चीज. फिर ईदर द ऑफरर और द ऑफरी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट होने से पहले दोनों में से कोई एक मर गया. फिर द एक्सेप्टर्स फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एन एक्सेप्टेंस. मतलब अगर मैंने कंडीशन रख दिया कि अगर तेरे को ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो तेरे को ये चीज पहले करना है, उसके बाद तेरे को एक्सेप्ट करना है, तो तूने कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया. लास्ट में आता है द ऑफर मेक्स अ काउंटर ऑफर विच अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर. तो मैंने अगर काउंटर ऑफर कर दिया तेरे को, तो पहला ऑफर खत्म, फर्स्ट ऑफर खत्म हो जाता है कि नहीं? जैसे तुम मार्केट में बार्गेनिंग करने जाते हो, कोई भी सब्जी खरीदते हो, ड्रेस खरीदते हो, पैंट शर्ट खरीदते हो, जो भी खरीदते हो, तुम क्या करते हो? तुम पूछते हो भैया कितना कितना प्राइस है, वो बोलता है कि 700 रुपये, 700 रुपीज़. तुम क्या कहते हो? 200 रुपये दूंगी. तो ये क्या हो गया? क्या हो गया ये बताओ? काउंटर ऑफर हो गया. काउंटर ऑफर हो गया तो पहला जो 700 रुपीज़ का ऑफर था वो इनवैलिड हो गया. अब मैं दे रहा हूँ तेरे को काउंटर ऑफर. फिर वो बोलेगा तुमको क्या लगा ये सस्ता वाला मार्केट है, नहीं 500 में दूंगा. तो ये फिर से काउंटर ऑफर हो गया. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये काउंटर ऑफर, जैसे जैसे काउंटर ऑफर होता जाता है ओरिजिनल ऑफर जो है वो लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है. क्या ये समझ में आ रहा है? फिर देखो,
रिवोकेशन ऑफ ऑफर, अच्छा याद रखना लैप्स ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है, एग्जामिनेशन में दोनों सेम लिखकर मत आ जाना। लैप्स मतलब होता है ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो गया, ठीक। रिवोकेशन मतलब जो ऑफरर है वही रिवोक कर रहा है, जो ने मैंने ऑफर दिया वो मैं वापस ले रहा हूं, जो ने मैंने ऑफर दिया वो मैं वापस ले रहा हूं। लैप्स ऑफ ऑफर दोनों साइड से हो सकता है, ऑफरर और एक्सेप्टर जो है वो दोनों जो है ना, दोनों साइड से वो लैप्स हो सकता है। लेकिन रिवोकेशन का मतलब होता है जिस जिस रिवोक कौन करेगा, जिसने ऑफर दिया वही, तो ऑफरर जो है वो रिवोक कर सकता है, उसके पास पावर है। अब कौन से कंडीशन से देखो फटाफट। An offer can be revoked by the offerer at any time before acceptance complete. Accept होने से पहले तुमको ऑफर रिजेक्ट करना है या फिर रिवोक करना है, रिजेक्ट नहीं सॉरी, रिवोक करना है। Revocation must be communicated to the offeree before the offeree sends their acceptance to be effective. An offer to keep open for a specific time. कुछ टाइम के लिए ऑफर पीरियड जो है वो ओपन रहता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। अच्छा, ये है तुमको कैसे कम्युनिकेट करना है, तुमको बताना तो है ना ऑफरी को कि भैया हम ऑफर रिवोक कर रहे हैं, तो ये मोड है, इसको तुमको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, ये पढ़ाने का कोई है नहीं, ये 4th स्टैंडर्ड का चीज है ये वाला, ठीक। सर फिर भी करा दो ना सर, मैराथन हो रहा है सर, करा दो। बाय द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रोपोजर टू द अदर पार्टी रिवोक होता है। कैसे रिवोक होता है, मोड ऑफ रिवोकेशन, लैप्स होने पे रिवोक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन, तब भी रिवोक हो जाता है। डेट और इंसेनिटी ऑफ द प्रोपोजर, तब भी रिवोक हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस में रिवोक हो जाता है। एक्सेप्टेंस तो छोड़ो, रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस, ये तुम बना के लिख सकते हो, रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। इसको रीड करना है आराम से। एक तुमको समझा देता हूँ, एक्सेप्टेंस में भी इन एक्सप्रेस, ऑब्वियसली एक्सप्रेसिव रहेगा ना, तुम कुछ बोलोगे या फिर कुछ लिख के दोगे तब ना जाके हम एक्सेप्ट करेंगे। और इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट, कंडक्ट कैसे होता है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है, इम्प्लाइड मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक इम्प्लाइड, तुमको पता होना चाहिए कि ये अगर हो गया तो तुम्हारा एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए, ये वाला, ठीक है। देख, तुमको एक बहुत ही सरकास्टिक वे में तुमको इम्प्लाइड वाला समझा रहा हूँ, ठीक। नॉर्मल एक्सेप्टेंस कैसे होता है, वर्ड बोल के या फिर रिटन, ठीक। लेकिन इम्प्लाइड कैसे होता है, इम्प्लाइड ऐसे होता है कि अगर कुछ कंडीशन हो सकता है, अगर वो हुआ, वो सर्टन सर्कमस्टेंसेस में अगर ऐसा हुआ तो एक्सेप्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर मैं तुमको बताता हूँ कॉलेज डेज में, ठीक है, कॉलेज डेज के बारे में सोचो, एक्सेप्टेंस कैसे होता है। मैंने प्रपोज किया किसी लड़की को, बहुत ही सुंदर कन्या थी, उनको मैंने प्रपोज किया और कहा कि मेरे दिल का बात ये है, एंड अगर आप एक्सेप्ट करती हो तो आप एक काम करना, आप आफ्टर कॉलेज आप मुझसे मिलने चाय की पटरी पर आ जाना, ठीक है। या फिर ऐसा मतलब एकदम एक्सक्लूसिव मैं बताऊं, आप अपना रुमाल जो है वो आप पान की दुकान में रख के चले जाना, अगर एक्सेप्टेंस है तो पान की दुकान में, तो मेरे को समझ में आ जाएगा, कल मैं पूरा फ्रेश मूड में आऊँगा, ठीक। तो समझ में आ रहा है, कोई इवेंट अगर जो हो गया तो वो इम्प्लाइड होता है कि एक्सेप्टेंस हो चुका है, ठीक। ये होता है तुम्हारा, इसको रीड करना दोस्तों, सेक्शन 8 स्टैंडर्ड 6, 7, 8 का वाला चीज़ है, ओके। नहीं सर बता दो, मेरे को मन नहीं है, ठीक है मैं करवा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। Acceptance must be unqualified and absolute and must correspond with all terms of the offer. इसका मतलब ये होता है कि एक्सेप्टेंस तुमको अनक्वालिफाइड होना, अनक्वालिफाइड मतलब सर मेरे को मैं सीएस बन रहा हूँ तो मैं एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, इतना वेग नहीं समझना है चीज़ों को। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि कोई, जब मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना तो इसमें कोई प्योरली एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं होना चाहिए, प्योरली एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अच्छा पार्शियल एक्सेप्टेंस भी होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे,
अ काउंटर ऑफर और कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑपरेट्स एज अ रिजेक्शन ऑफ द ऑफर एंड कॉजेज इट टू लैप्स। अगर एक काउंटर ऑफर आप कर रहे हो या फिर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर रहे हो कि तुमने पूरा, तुमने बताया तुमको जो भी ऑफर था, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साइड से काउंटर ऑफर ये है, ठीक है, या फिर जो भी तुमने ऑफर किया उसका आधा पार्ट मेरे को चाहिए, पूरा ऑफर नहीं चाहिए, ठीक। तो इससे क्या होता है, काउंटर ऑफर आ जाता है। तो एक बार काउंटर ऑफर आ जाता है ना, तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, ये तुमको पता है। तो ओरिजिनल ऑफर तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि तुमने ही काउंटर ऑफर दे दिया है, ठीक। तो इस चीज को समझ लेना है। फिर है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। फिर मियर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। चुपचाप चली गई, मैंने प्रपोज किया, वो चुपचाप कुछ ना बोल के चली गई। तो कुछ ना बोलने का मतलब हाँ होता है क्या? हाँ जी, कुछ ना बोलने का मतलब हाँ होता है कि ऐसा नहीं है दोस्तों। तो मियर साइलेंस, अगर मैं साइलेंट था तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। If the offer is one to be accepted by an act, communication of acceptance to the offerer is not necessary unless stipulated। इसका मतलब ये कि अगर कोई मेरे को काम करके दिखाना है कि ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है, जैसे रुमाल वाला केस, उनको क्या काम करना था, उनको सिर्फ रुमाल रख के जाना था पान दुकान में, ठीक। तो अगर कोई काम करना था तो उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? एक्सेप्टेड बाय एन एक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट नीडेड, नॉट नेसेसरी, ठीक है। फिर देखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस और इज रिवोक्ड। रिवोक होने से पहले, ऑफर लैप्स होने से पहले तुमको एक्सेप्टेंस कर लेना चाहिए। चलो चलो चलो, कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंसिडरेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी इन टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो। काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन में देखो, एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर, एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट एंड पास्ट, तीन प्रकार के हो सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल समझा दूंगा मैं तुमको यहीं पे। एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर, फ्यूचर मतलब प्रॉमिस किया है कि परफॉर्म होगा फ्यूचर में, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एन एंगेजमेंट टू मैरी, ठीक है। सर शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है क्या? देखो, बात ये है कि एग्जाम्पल के फॉर्म में तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में करूंगा ना, फ्यूचर में प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं फ्यूचर में करूंगा कोई भी चीज, तो कोई भी कंसिडरेशन फ्यूचर का भी हो सकता है, फ्यूचर में पे करूंगा। तो कोई कंसिडरेशन फ्यूचर में हो सकता है। एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट मतलब अभी करना, ठीक है। अच्छा, बायर्स पे टुडे फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड टुमारो, कल तुम सप्लाई करोगे सामान, ठीक, लेकिन मैं तो पेमेंट आज कर रहा हूं ना। एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट, तो कंसिडरेशन मैं पेमेंट अभी कर रहा हूं, कंसिडरेशन मैं अभी पे कर रहा हूं, और तुम कब दोगे? कल दोगे। तो ये अभी प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है, ठीक। पहला वाला तुम सोच सकते हो कि मैं तुमको फ्यूचर में पे करूंगा, इस प्रकार का एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर। ये है तुम्हारा प्रेजेंट, मतलब तुम अभी कर रहे हो। पास्ट में है कि भैया पास्ट में तुमने कुछ किया था मेरे लिए, बहुत बड़ा उपकार किया था, उसके लिए मैं तुमको अभी पेमेंट कर रहा हूं या फिर अभी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन में दे रहा हूं। क्या ये समझ में आ रहा है? अ पास्ट एक्ट ऑफ फॉरबियंस दैट टुक प्लेस एंड वाज कंप्लीटेड बाय बिफोर द प्रॉमिस वाज मेड, ठीक है। कंप्लीटेड बिफोर द प्रॉमिस वाज मेड, पास्ट में क्या होता है, सिंपल चीज मैं तुमको बताता हूँ कि तुमने पास्ट, तुमने कुछ कर दिया होगा, ठीक है, तुमने कुछ किया, अच्छा खराब हुआ। फॉर एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूँ, ये सिंपल समझाता हूँ। देख, वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, WWC, ठीक है। तो इसमें जीता इंडिया, ठीक है। अब इंडिया जीता, ये हो गया पास्ट। आज जो एवरी स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग कैसे फेलिसिटेट कर रहे हैं, वो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुमने जो जीत के आए पास्ट में, उसके लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ, अभी कर रहा हूँ मैं प्रॉमिस, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमको XYZ दूंगा, XYZ दूंगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो पास्ट में कोई एक्ट है जिसके लिए अभी हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुमको XYZ दिया जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो कंसिडरेशन, ठीक। ये पास्ट का समझ में आ चुका है बवाल। ओके, रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन रीड करना घर पे। ओके, व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेचुरल लव या अफेक्शन से अगर कुछ कर रहे हो तुम तो कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, पूनू बीबी वर्सेस फ्याज फ्याज बुक्स या फिर बुकशक, ठीक है।
A registered agreement between husband and wife to pay earnings to her was held valid. ये मैंने रजिस्टर्ड किया था, क्या क्या रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है, ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू पे अर्निंग्स टू हर वाज वैलिड, ये वैलिड था, ठीक। आउट ऑफ लव मैंने अग्रीमेंट जो है किया था तुम्हारे साथ, मैंने आउट ऑफ लव किया था। आउट ऑफ लव कर रहे हो तो सर ये वो हस्बैंड वाइफ के एक्सेप्शन में नहीं आता क्या सर? देखो चीज को समझो, हस्बैंड वाइफ के जो तुम्हारे प्रोमिस है ना, वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है वो देखना पड़ेगा। अब डेली डेली अगर मैं तुमको प्रॉमिस करूँ कि मैं तुमको ये करूँगा, वो अलग चीज़ है। ये परमानेंट वाला चीज़ है ना, देखो ना कि मैं पे करूँगा तुमको, मैं बता रहा हूँ, मैं जो भी मेरा तनख्वाह होगा मैं तुमको पे करूँगा, इस प्रकार का मैं एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लिया मैंने, ठीक। फिर आता है देखो, अ प्रॉमिस टू पे मेंटेनेंस आफ्टर क्वारल्स वॉज हेल्ड अनफोर्सेबल एज नॉट मेड फॉर लव एंड अफेक्शन। यहाँ पे लव नहीं था, अफेक्शन नहीं था, झगड़ा था, खराब दिमाग में खराब चीज था। क्यों था सर, क्या हो गया यहाँ पे? क्वारल्स हुआ, मतलब झगड़ा हुआ, किस चीज़ के लेकर? मेंटेनेंस को लेकर। मैंने झगड़ा कर लिया अपने अपने फ्लैट ओनर के साथ। मैंने बोला कि मेंटेनेंस तुमको चाहिए ना, मैं 1 साल का मेंटेनेंस तुम्हारे मुंह के ऊपर मार रहा हूँ। ऐसे करके मैं निकल गया, मारने वाला था नहीं, मेरे पास इतना पैसा था नहीं उस वक्त, ठीक। मैं बोल के निकल गया। तो अब वो चला गया कोर्ट पे, बोला कि उसने तो ऐसे एक्सेप्ट किया था, कंसिडरेशन पे करेगा, ऐसा ऐसा। तो कोर्ट ने बोला भैया वो लव में था या फिर गुस्से में था? बोला कि लव में था। नहीं था सर, गुस्से में था। तो गुस्से में था तो नॉट एनफोर्सेबल। समझ में आ रहा है? अग्रीमेंट जो कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन से हो वो अग्रीमेंट माना जाता है, लेकिन कॉन्ट्रा उसको हम लोग वो नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे बताओ? उसको हम लोग अगर आउट ऑफ नॉट लव, आउट ऑफ अफेक्शन नहीं है तो उसको हम लोग अग्रीमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा फिर से मैं बता रहा हूँ, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रीमेंट देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। चलो फिर आता है प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, ग्रेटिशियस प्रॉमिस, ठीक है। चैरिटेबल कॉज का प्रॉमिस उसने कर दिया, तो ये प्रॉमिस किया था, इसका मतलब थोड़ी ना कि मैंने अग्री कर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही कर दिया। समझ में आ रहा है ना? प्रॉमिस टू पे, कंसिडरेशन, याद रखना कंसिडरेशन होने से मैंने प्रॉमिस किया भाई कि मैं करूंगा। समझ में आ, लेकिन ये वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है क्या? बताओ, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब तुम बताओगे सर यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी है दोनों पार्ट से कि दोनों एक ने प्रॉमिस किया दूसरे ने एक्सेप्ट किया, ठीक। लेकिन ये ग्रेटिशियस प्रॉमिस है ना, इसमें कंसिडरेशन देखो, जैसे मैंने तुमको बताया कि कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंसिडरेशन अगर ग्रेटिशियस कंसिडरेशन हो कि मतलब समझ चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर हो तो मैंने बोल दिया होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता, ठीक। तो इस प्रकार से याद रखना, वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ब्यूटीफुल एग्जामिनेशन में हजारों बार आया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं एंड वॉइडेबल छोड़, इलीगल अग्रीमेंट, इलीगल अग्रीमेंट कौन से हैं? वॉइड अग्रीमेंट कौन से हैं एंड इलीगल अग्रीमेंट कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट छोड़, अगर एग्रीमेंट हुआ तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। अच्छा, वॉइड अग्रीमेंट का मतलब सिंपली मैं तेरे को समझाता हूँ कि जो चीज तुमने मतलब लॉ में है, लेकिन तुमने जो किया जिस ढंग से किया वो प्रॉपर नहीं था। लॉ में है करना कर सकते हो, लेकिन तुमने जिस ढंग से किया होगा वो प्रॉपर नहीं है, तो वो वाइड हो जाएगा। जैसे कि अग्रीमेंट बाय और विद अ माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक छोटा बच्चा या फिर एक अनसाउंड माइंड के साथ। क्या तुम इंसान के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो? आंसर है यस, लेकिन ये इंसान तो बच्चा है, तुमको पता नहीं था, तो ये वॉइड हो जाएगा। इसमें थोड़ी इलीगल है कुछ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया छोटे बच्चे के साथ तो इलीगल थोड़ी होगा, वो वॉइड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। इलीगल में तो तेरे को हाथ पैर तोड़ देंगे ना। यहाँ पे क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में तुमको जेल जेल में लेकर जाएंगे। इलीगल एग्रीमेंट क्या है देखो, transactions collateral to an illegal agreement also becomes tainted with illegality. Obviously an illegal agreement is unlawful and has no legal effects between the immediate parties, ठीक है। इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होता है, बट
ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, ये तो तेरे को पता ही है। माइनर के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो इलीगल थोड़ी ना है, लेकिन हर इलीगल वॉइड होता है। मतलब अगर तूने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसको वॉइड किया जाएगा, वो माना नहीं जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, लेकिन हर वॉइड इलीगल नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंने तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, भैया इलीगल है, इलीगल है, तेरे को पकड़ के लेकर जाएंगे, ठीक। अच्छा, पार्टीज के बीच में किसी प्रकार का जो है राइट यहाँ पे आएगा नहीं, एक्शन का राइट आएगा नहीं। तुम कॉन्ट्रैक्ट किया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया, अब तुम बोल रहे हो कि सर वो उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया, किस चीज़ का राइट तेरा? मनी पेड, सर उसने मेरे को प्रॉमिस किया था कि वो मेरे को ड्रग्स लेकर देगा, मैंने उसको 5,000 रुपये दिया, ठीक है। मनी पेड अंडर एन इलीगल अग्रीमेंट कैनॉट बी रिकवर्ड, याद रखना। अगर एक एग्रीमेंट में लीगल एंड इलीगल पार्ट दोनों है, तो इलीगल पार्ट को हम लोग इन्फोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन लीगल पार्ट को हम लोग, द लीगल पार्ट मे बी इन्फोर्स्ड, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। आगे देखो फिर भाई, ये लेक्चर जो है ना, ये मेरे को कम से कम 4 क्लास तो भैया एकदम एक एक लाइन अगर एग्जाम्पल के दे दे के मैं समझाने की कोशिश करूँ तो लग जाता है। अच्छा, एक मैं तुमको बता दूं यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स, देखो, एन एग्रीमेंट, एनी एग्रीमेंट कोलेटरल टू एन इलिटरल इलीगल एग्रीमेंट। मेरा जो अग्रीमेंट है ना, जो लीगल है, अब मैंने बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया, उसमें थोड़ा इलीगल थोड़ा लीगल था। अब मेरा जो लीगल एग्रीमेंट है ना, वो एज अ कोलेटरल है टू द इलीगल एग्रीमेंट। तो अगर मेरा लीगल एग्रीमेंट डिपेंडेंट है ऑन द इलीगल एग्रीमेंट, तो मेरा जो लीगल एग्रीमेंट है वो भी इलीगलिटी में आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर एकदम सेपरेट है तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर डिपेंडेंट है, कोलेटरल है टू द इलीगल एग्रीमेंट, देन इट इज़ डिफरेंट, राइट, कंप्लीटली वो हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। अच्छा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर्स का लिखा है, माइनर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन माइनर्स की बिहाफ पे उसका फर्स्ट फ्रेंड जो है वो कर सकते हैं, गार्जियन कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रेंड कह रहा हूँ, सॉरी, वो तो सिविल लॉ में चला गया मैं। अच्छा देखो, गार्जियन कर सकते हैं, ठीक है। माइनर अंडर इंडियन मेजोरिटी एक्ट, माइनर इज अ पर्सन अंडर 18 और 21 इफ अ गार्जियन इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अच्छा, अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्वियसली एब्सोल्युटली वॉइड, ठीक है। अ माइनर कैन नॉट बाइंड देमसेल्फ बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। फिर देखो, माइनर का ऑब्टेन्ड कैनॉट, इफ अ माइनर हैज ऑब्टेन्ड एनी बेनिफिट दे कैनॉट बी आस्क्ड टू रीपे इट। अगर उसने बेनिफिट ले लिया, अब वो रीपे कैसे करेगा? रीपे नहीं कर सकता, वो माइनर है। अरे यहाँ पे उसका वो नहीं दिखाई दे रहा है, जो, रुक जा, टेंशन मत ले। माइनर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी रेटिफाइड, रेटिफाई भी नहीं हो सकता, मेजर मेजर में चला जाए तब भी वो रेटिफाई नहीं हो सकता। इधर आ जा, इधर आ जा, देख, याद रखना, सुन, माइनर्स का बात ये है ना कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनका गार्जियन जो है उनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तेरे को पता है ल्यूनेटिक पर्सन है। अदर डिस्क्वालीफाइड पर्सन, एलियन एनिमीज, मतलब पाकिस्तान का इंसान, नॉन इंडियन सिटीजन, वार छिड़ गया है पाकिस्तान के साथ, अभी तो स्टेट ऑफ वार में ही है, तो पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का तुम डील करोगे, इलीगल है। फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, कॉर्पोरेशंस, मैरिड वुमेन। फ्री कंसेंट घर में रीड करना दोस्तों, एकदम बच्चे जैसा है टॉपिक। मिसरिप्रेजेंटेशन एंड विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस ये होता है कि एन इनोसेंट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, इसको कहा जाता है मिसरिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट था मैं जानबूझ के नहीं किया, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। विद एन ऑनेस्ट बिलीफ इज इन इट्स ट्रूथ, समझ में आ रहा है कि मैंने इनोसेंट था लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन गलत हो गया मेरा, ठीक है। मैं किसी और को रिप्रेजेंट करने चला गया, लेकिन वो मैं इनोसेंट था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के किया तो उसको कहा जाता है विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, सिर्फ यही डिफरेंस है। नोइंगली किया जाता है और ये अननोइंगली किया जाता है, इनोसेंट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक। चलो।
आगे देखेंगे। एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो, सिंपल चीज। वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है? वेजरिंग मतलब बेटिंग अग्रीमेंट, जो इंडिया में इलीगल है। ठीक, ये भी इलीगल है, याद रखना। वेजरिंग मतलब बेट, ठीक है। वॉइड इन इंडिया। बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, ये बच्चे बच्चे का चीज है ना, ये मैं कराने नहीं वाला दोस्तों। तुम आराम से डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली एक परफॉर्म करेगा तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट, कंप्लीट होगा। Parties must perform to offer to perform their respective promises unless performance is dispensed with or excused by law. पार्टीज ने प्रॉमिस किया तो उसको परफॉर्म करना ही होगा, सिंपल चीज। अच्छा, फिर आता है डी, डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। डिवॉल्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफर और पासिंग ऑफ द राइट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। इफ टू और मोर, देखो सिंपल चीज, अगर दो से ज्यादा इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक, अब देखो, एक दो तीन चार, चार इंसान कॉन्ट्रैक्ट किया, एक मर गया, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उठ जाएगा। दूसरा मर गया, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उठ जाएगा। तीसरा मर गया, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उठ जाएगा। जब तक कि ना सबके सब मर जाए प्रॉपरली, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना चीज़ें? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको रिप्रेजेंट करेगा। देखो, इफ टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, ऑल मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिसेस जॉइंटली, और इफ एनी डाई दे रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर्स, ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लास्ट सर्वाइवर। समझ में नहीं? और ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, जो लास्ट सर्वाइव करेगा, ठीक है, तो सारे मर गए, सिर्फ एक ही बचा है, और उसके साथ सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके 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 ओके, सिंपल चीज़ है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ओके 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 ओके। डिस्चार्ज बाय ब्रीच, ब्रीच हो गया तो खत्म। एक होता है एक्चुअल ब्रीच, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच मतलब क्या? किसी ने परफॉर्म ही नहीं किया। टेक्स प्लेस ईदर एट द टाइम परफॉर्मेंस इज ड्यू और व्हेन परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तुमने ब्रीच कर दिया, तुमको तुम्हारे पास जो पावर था उसके बाहर जाके तुमने कर दिया कुछ। ऑकर्स बिफोर द टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज ड्यू। This can be by the promiser doing an act that makes performance impossible or the promiser showing an intention not to perform। ठीक है, उसने बोला कि मेरा इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने के लिए। एंटीसिपेटरी बेल, याद है ना? एंटीसिपेटरी बेल हम लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार से एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब बेल। एंटीसिपेटरी बेल कब होता है? जब अरेस्ट करने से पहले होता है। नॉर्मल बेल होता है अरेस्ट करने के बाद, एंटीसिपेटरी बेल होता है अरेस्ट करने से पहले। उसी प्रकार ब्रीच, नॉर्मल ब्रीच होता है ब्रीच करना, जब तुम कर रहे हो तब ब्रीच कर लिए। और एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब तुम ऐसे दिखा रहे हो कि जो ब्रीच होगा। समझ में? ऐसे तुमने कुछ काम कर लिया, पकड़ लिया, तेरा फैशन शो है, ठीक, अब तेरे को रिप्रेजेंट करना है। तूने अपना सर मुंडवा लिया, तू क्या रिप्रेजेंट कर पाएगा? नहीं। फैशन शो पे तू जा पाएगा? आंसर नहीं। तो तूने ऐसा किया जिससे जिससे तू बता रहा है कि भैया एंटीसिपेटरी ब्रीच करने वाला है तू। तूने काम कर दिया कुछ ऐसा, ठीक है, या फिर तू ऐसे ही बोल रहा है कि मेरे को नहीं करना है। ठीक, चलो। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? तुमको मिलता है कंसिडरेशन, ठीक, कंपेंसेशन। याद रखियो, कंपेंसेशन और एनी डैमेजेस सस्टेन्स ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट, ठीक है। अच्छा, कंपेंसेशन रिसीव करेगा इंजर्ड पर्सन अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस है एंड पेनल्टी। ये तो एक है लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस तेरे को पता है कि कितना कंपेंसेशन में जाएगा, ठीक है। अनलिक्विडेड मतलब तेरे को पता नहीं कि कितना हो सकता है कंपेंसेशन, तो कोर्ट का हेल्प लेगा तू तब, ठीक है, तब तू कोर्ट का हेल्प लेगा। सिंपल चीज, वो डैमेजेस जो तू खुद कंप्यूट नहीं कर सकता, कोर्ट का हेल्प लेगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और वो डैमेजेस जो तू कंप्यूट कर सकता है, कितना डैमेजेस हुआ तेरा, कितना लाख का नुकसान हुआ, वो है लिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, क्वांटम मैरियट का मतलब ये होता है एज मच एज डिजर्व, जितना तूने डिजर्व किया उतना ही तेरे को क्या मिलेगा? कंपेंसेशन।
और रीजनेबल रेम्यूनरेशन। देख, तूने घर बनाया, तूने प्रॉमिस किया कि तूने 3 मंजिल का घर बनाना है, तेरे को 3 मंजिल का घर बनाना है, ठीक है, 3 मंजिल का घर प्रॉमिस किया, तूने सिर्फ 2 ही मंजिल बनाया। एज मच एज अर्न, जितना तूने मंजिल बनाया उतना तेरे को कंपेंसेशन मिल पाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। रीजनेबल रेम्यूनरेशन। चलो, ये सब तुमको दिमाग में सोचना है एग्जामिनेशन के समय पे और बना के लिखना है। इंडेमनिटी तेरे को बता दिया मैंने, यहाँ पे नहीं कराने वाला मैं इंडेमनिटी। एक आता है इंडेमनीफायर, दूसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉस्ट, ये तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे 2 पार्टीज होते हैं। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, होल्डर का क्या क्या राइट है याद रखना। when sued, right of indemnity holder when sued, if sued, the promisee acting within authority is entitled to recover from the indemnifier all damages compelled to pay in a suit, all cost if they did not contravene promisor's order and acted prudently, or if promisor authorized the suit। ठीक है, तो ये सब तुमको रीड कर लेना है। ऑल सम्स पेड अंडर एनी कॉम्प्रोमाइजेस इफ not contrary to promisor's order and prudent, or if promisor authorized the compromise। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगता है लेकिन तुमको सिर्फ ये मीनिंग समझ लेना है। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, इफ सूड द प्रोमिसी इंडेमनिटी होल्डर एक्टिंग विद इन ऑथोरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर से वो रिकवर कर सकता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तेरे को समझा दिया, पार्टी है श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, 3 पार्टीज होता है यहाँ पे, इसको रीड करना है घर पे। स्पेसिफिक गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी, 2 प्रकार की गारंटी है। राइट ऑफ श्योरिटी, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल, डेटर, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। ठीक है, तो इसको रीड करना, एग्जामिनेशन में आ सकता है, रीड करना है राइट ऑफ श्योरिटी। ठीक है, बेलमेंट प्लेज पता है, बेलमेंट प्लेज बता दूं, एक ही लाइन में बता दूं, सुन, सिंपल चीज, बेलमेंट क्या है, प्लेज क्या है, कहा गया ये प्लेज क्या है, डिफरेंस क्या है, सिंपल चीज मैं तेरे को समझाता हूँ। बेलमेंट का मतलब क्या होता है, तेरे पास एक बहुत अच्छा, तेरे पास एक बहुत अच्छा वॉच है, क्या है पता, वॉच है, इस वॉच को तूने खराब हो गया, टाइम नहीं चल रहा है, तो मैकेनिक के पास दिया, वॉच मैकेनिक के पास दिया। ठीक है, उसने क्या किया, तूने क्या दिया मैकेनिक को, अपना वॉच। ठीक है, किस कारणवश, ठीक करने के लिए। अच्छा, ये ठीक होने के बाद ये तुमको रिटर्न करेगा, आंसर है यस, रिटर्न करेगा, यस रिटर्न करेगा, ठीक होने के बाद रिटर्न करेगा। ठीक, इसी को कहा जाता है, इसी कंसेप्ट को कहा जाता है बेलमेंट, इसी कंसेप्ट को कहा जाता है बेलमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसी कंसेप्ट को कहा जाता है बेलमेंट। तूने कोई सामान किसी के पास रखा, किसी पर्पस के लिए रखा, वो पर्पस जैसे ही कंप्लीट हो जाए फिर वो सामान तेरे पास आ जाए। तूने अपना कार अपने गराज, तूने अपना कार जो है किसी XYZ गराज में रखा है, किस करने, किस किस कारणवश, ठीक करने के लिए, जैसे ठीक हो जाए तुम्हारे पास आ जाएगा। इसी को कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है बेलमेंट। प्लेज पता है क्या है, प्लेज में भी यही होता है, तुम अपना सामान किसी दूसरे को देता है, लेकिन देता क्यों, किस लिए, श्योरिटी की बेसिस पे, श्योरिटी की बेसिस पे, समझ में आ रहा है, श्योरिटी, श्योरिटी की बेसिस। जैसे तू बैंक जाता है, बैंक से लोन लेना चाहता है, बैंक तेरे को बोलता है कि तू श्योरिटी पे कुछ ला, तू अपना जमीन का कागज दे देता है, तूने अपना चीज को दिया है बैंक को, तो अपने घर का कागज दिया है, किसको, बैंक को दिया है कि नहीं दिया, बता, दिया है ना, घर का कागज बैंक को, तूने अपना घर का कागज बैंक को दिया है, और वो क्या है, वो है, बता, प्लेज, कि उसके बेसिस पे तेरे को, तू कुछ ले रहा है बैंक से, तू कुछ ले रहा है बैंक से। ठीक है, एज अ श्योरिटी तूने रखा है वो चीज, सिक्योरिटी रखा है तूने वो चीज एज अ सिक्योरिटी। तो जब तू कुछ सामान किसी दूसरे को देता है एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, वो बन जाता है प्लेज। वो क्या बन जाता है, प्लेज, कि अगर तूने पैसा नहीं भरा या फिर जो भी हो, वो सिक्योरिटी जो है वो बैंक रख सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है, तो ये जो सिक्योरिटी देना ये होता है प्लेज करना, इसको कहा जाता है प्लेज। और बेलमेंट तो तेरे को पता है कि सामान तू घर ही जो है तूने दिया ठीक करने के लिए, उसके बाद तेरे पास आ जाएगा वो चीज़, वो होता है बेलमेंट।
ठीक, चलो दोस्तों, एक एक लाइन से करा दूंगा। ए ट्रांजैक्शंस वेर गुड आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन, जिसको कहा जाता है बेलर, किसी दूसरे को दिया जाता है जिसको कहा जाता है बेली, फॉर अ पर्पस, किसी पर्पस के लिए, बनाने के लिए, ठीक करने के लिए, ठीक है। ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे विल बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड एज बी डायरेक्टेड। रिटर्न और डिस्पोज का मतलब ये होता है, तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिटर्न और डिस्पोज का मतलब ये हो सकता है कि मैं कह सकता हूँ उसको कि अगर ठीक हो जाए तो मेरे को दे देना, अगर ठीक ना हो तो एक्स वाई जेड को दे देना, या फिर एक्स वाई जेड इसको डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर इसका कुछ कर लेना, मेरे डायरेक्शन के ऊपर जो हो रहा है, ठीक है। डिस्पोज एज बीन डायरेक्टेड, ठीक। चलो 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 चलो, फिर इधर आ जाओ। ड्यूटीज ऑफ बेली रीड करना, ड्यूटीज ऑफ बेलर रीड करना। अच्छा, फाइंडर ऑफ लॉस गुड, बहुत बढ़िया, ये एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आता है। फाइंडर ऑफ लॉस गुड क्या होता है? हैज द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बेली। बेली का राइट एंड लाइबिलिटीज होता है, बेली का राइट एंड लाइबिलिटीज। अच्छा सर, बेली कौन है? बेली कौन है? बेली कौन है सर? बेली कौन है? बेली कौन है सर? अभी पढ़ा था सर, बेली कौन है? बेली, बेली वो है जिसके पास वो सामान चला गया है, ठीक है, बेली। अब बेली का जो भी राइट है, ड्यूटीज ऑफ बेली, ये सब अप्लाई हो जाएगा फाइंडर ऑफ लास्ट गुड के पास, लॉस्ट गुड के पास, जो भी लॉस्ट गुड सामान, फाइंडर, ठीक है। अब इसका ये होता है ना कि वो क्या करता है कि जिसको भी सामान अगर मिल जाए, लॉस्ट गुड मिल जाए, वो पूरा कोशिश करता है कि वो सामान रिटर्न कर दे, ठीक है। देखो, हैज द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बेली, कैन सू द ओनर फॉर एन रिवॉर्ड ऑफर्ड एंड रिटेन गुड्स अंटिल कंपेंसेटेड फॉर प्रिजर्वेशन कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि पकड़ ले, लॉस्ट एंड फाउंड है, उसका कोई छप गया है कहीं पे और रिवॉर्ड वगैरह, तो ओनर ने कहा था कोई भी मेरे को ला कर देगा तो उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा, ठीक। तो इसने लेकर गया, लेकिन ओनर रिवॉर्ड नहीं दे रहा था, तो बेली के पास पूरा राइट है जब तक कि उसका कंपेंसेशन, नॉर्मल नॉर्मल में भी मैं तुमको बता रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं तुमको बता रहा हूँ, बेली के राइट के बारे में तुमको बताता हूँ। बेली के पास पूरा राइट होता है कि अगर रिम्यूनरेशन मेरे को ना मिले, या फिर कंपेंसेशन ना मिले, या रिवॉर्ड ना मिले, जो भी मेरे को मिलना चाहिए था, तो मैं रिटेन कर सकता हूँ वो गुड, वो सामान रिटेन कर सकता हूँ। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड के लिए भी सेम रहेगा एंड नॉर्मल के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। ये देखो, बेली पर्टिकुलरली मतलब उसका राइट क्या है? अ राइट टू रिटेन गुड अंटिल चार्जेस फॉर लेबर एंड स्किल एक्सपेक्टेड ऑन देम, ठीक है। तो तुमने पे नहीं किया, मैंने घड़ी बनाने के लिए दिया, उसने घड़ी का पेमेंट जो है मैंने नहीं किया, तो वो मेरे को घड़ी देगा, उसके पास राइट है, वो रख लेगा घड़ी अपने पास। समझ में आ रहा है दोस्तों? और उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रखेगा, मतलब समझ में आ रहा है? मेरा दूसरा घड़ी चोरी करके वो नहीं लेकर जाएगा, जो मैंने सामान दिया है, पकड़ ले, मैंने उसको 5 घड़ी दिया है, 5 घड़ी, 1 2 3 4 5, 5 घड़ी दिए, 4 का पेमेंट किया, 5 का पेमेंट नहीं किया, तो वो चारों घड़ी नहीं रख सकता, वो सिर्फ वही रखेगा जिसका पेमेंट उसको नहीं मिला है। तो इसको तुम बना के लिखना एग्जामिनेशन में, इसे समझ में आ रहा है? एकदम तोड़ मोड़ के, एकदम तुमको, बंगाली में कहता है पाती भाषा, बंगाली में इसको कहा जाता है पाती भाषा, समझ में आ रहा है? मतलब इजी लैंग्वेज में तुमको मैं समझा रहा हूँ, ओके। पेज में कौन कौन है? पाउनर, पावनी, ठीक है। पाउनर कौन? पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स। पावनी, पर्सन रिसीविंग द गुड्स एज सिक्योरिटी, लेंडर, ठीक है। मैंने सिक्योरिटी बताया था तुमको, सिक्योरिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर एन आर्टिकल इज डिपॉजिटेड विद द लेंडर, पावनी, एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। क्या है, समझ में? लोन के लिए भी हो सकता है या फिर प्रॉमिस के लिए भी हो सकता है, कोई परफॉर्मेंस के लिए भी हो सकता है। क्या है, समझ में आ रहा है? चलो चलो चलो, उसके बाद देखो, राइट ऑफ द पावनी, पाउनर, ये पढ़ लेना आराम से घर में बैठ के, ठीक है। एजेंसी तो तेरे को पता है, एजेंसी प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप जो है। An agent is a person employed to bring his principal into contractual relation with third parties. The agent acts as a connecting link and is clothed with the capacity of his principal. मतलब normally principal का capacity रखता है ये. The contract of agency may be express or implied. Consideration is not an essential element for agency. Agency can also arise by stopple, necessity, ratification. ठीक है. अच्छा, ये stopple, necessity, ratification बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वैसे, ठीक है। स्टॉपल, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, नेसेसिटी, समझ में आ रहा है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं। एजेंसी, ये यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। एजेंसी बाय स्टॉपल मतलब क्या? व्हेन द प्रिंसिपल अलाउज थर्ड पार्टीज टू बिलीव समवन इज देयर ऑथराइज्ड एजेंट, दे आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द एजेंसी इफ थर्ड पार्टीज रिलाई ऑन इट। देखो सिंपल चीज़, वाइफ ऐसे एजेंट, ठीक है। सिंपल चीज़ तुमको मैं समझा रहा हूँ, देखो 10-15 मिनट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन
पूरा कराने का मन है मेरा, ठीक है, तुम अगर अभी चले जाओगे ना तो पूरा हो नहीं पाएगा। तो जितना कोशिश कर रहा हूँ मैं कि तुमको जितना ज़्यादा है मेन चीज़ें तो सब कुछ ही मैं करा रहा हूँ, ठीक। देखो बात ये होता है ना कि वाइफ एज एन एजेंट का मतलब ये होता है कि पकड़ ले मेरी वाइफ, ठीक है, और ये है मैं, और ये है मेरे घर के सामने दुकान, ठीक। ऑटोमेटिकली वाइफ मेरा एजेंट होती है, ठीक है। वाइफ इज़ माई एजेंट। वो गई दुकान में, सुनार के पास, सुनार का दुकान, छोटा मोटा दुकान नहीं बेटा, सुनार का दुकान। और कहीं, और कहीं कि सुनिए ना, मेरे को ये नेकलेस दे दीजिए या फिर ये झुमका दे दीजिए, ठीक है। और देखो कोई बंदा ऐसे तो नहीं देगा, कोई बंदा ऐसे तो नहीं देगा, वो तो ऑब्वियसली ट्रस्ट करेगा उसके बाद देगा ना। तो ले ली मेरी वाइफ ने सारी चीज़ें जो उनको चाहिए था वो लेकर आ गई घर पे, ठीक। दुकानदार मेरे को 2 दिन बाद पकड़ता है, कहता है कि सर आपने आए नहीं मेरे दुकान पे पेमेंट करने के लिए। मैंने बोला किस चीज़ का पेमेंट बे? बोला कि आपने वाइफ ने मेरा दुकान खाली करके लेकर चली गई घर पे। बोला कि आप दोगे। मैंने बोला मैं दूंगा, मैंने तुमको कहा था। तो फिर वो जो ज्वेलर बंदा था ना, वो CS एग्जाम स्क्वाड का ही स्टूडेंट था, उसने ये पढ़ा था वाइफ एज एन एजेंट, ठीक है। तो एज एन एजेंट अगर है वो जाकर मांग सकती है, और प्रिंसिपल जो है वो एज अ हस्बैंड रहेगा, ये उनका लाइबिलिटी है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये मैंने अपने फादर एंड मदर को एक दिन सिखाया था अच्छे से। मदर मॉम कह रही थी कि, मॉम कुछ कह रही थी और फादर डिनाई कर रहे थे। मैंने मॉम को कहा देखो आपके पास राइट है ये वाला चीज़, आप आराम से करके आ जाओ, और उसके बाद पापा को ही भरपाई करना होगा, ठीक है। उसके पास, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, ए पर्सन एंट्रस्टेड विद अनदर्स प्रॉपर्टी में इनकर अनऑथराइज्ड एक्सपेंसेस टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व इट, ठीक है। इसका मतलब एजेंसी ऑफ नेसेसिटी मतलब नेसेसरी था वो तब जाके। देखो, अ पर्सन ऑथोराइज्ड विद अनदर्स प्रॉपर्टी, तूने मेरी प्रॉपर्टी को, मैंने तेरे को ऑथोराइज किया कि तू मेरी प्रॉपर्टी को देख के रख आराम से। उस प्रॉपर्टी में एक घोड़ा था फॉर एग्जाम्पल, एक क्या था, घोड़ा था। अब मैंने जो एक्सपेंस इनकर किया उस घोड़े को बचा के जिंदा रखने के लिए, तो उसका पैसा तू मेरे को वापस नहीं करेगा? करेगा ना। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। रेटिफिकेशन क्या है? रेटिफिकेशन occurs when a person with no authority acts as an agent or appointed agent exceeds authority and the principal subsequently ratifies the act, ठीक है। दिस मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग। अब देख, agent must expressly contract as agent for an existing and competent principal. Principal must have full knowledge of materials fact, ratification within the reasonable time, cannot subject third party to damage or terminate their rights. Only lawful acts can be ratified. सिंपल चीज़ है। देख, मैंने अपने ऑफिस में बिठा के रखा था एक इंसान को, जिस जिस इंसान का नाम था मानुस। मानुस, उस इंसान का नाम ही था मानुस, ठीक है। अब ये जो है, इसको मैंने बिठा के रखा था। मैंने बोला था कि कोई भी स्टूडेंट अगर आए तो उनको कोई भी नेसेसिटी हो तो उसको तुम देख देना। तो मैंने उसको एज एन एजेंट रखा है, ठीक है। अब स्टूडेंट आया, बोला कि सर एडमिशन लेना है। तो मानुस ने कहा हाँ एडमिशन ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट ने पूछा सर फीस कितना है? तो मानुस ने कहा कि जो मेरा 10K का कोर्स का फीस है, मानुस ने 2K में दे दिया। 2K में दे दिया, मानुस ने 2K में दे दिया उसका जो है कोर्स। बोला कि डिस्काउंट मेरे साइड से ले लो। अब एज ए प्रिंसिपल मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को तो ये रेटिफाई करना होगा। रेटिफाई करना मतलब मेरे को एक्सेप्ट करना होगा। वैसे तो ये इलीगल है, इलीगल नहीं कह सकते, मतलब वैसे तो ये होना नहीं चाहिए। वैसे तो इसके पास पावर नहीं है, ऑथोरिटी नहीं है ये सब करने के लिए, मैंने उसको ऑथोरिटी नहीं दिया। लेकिन स्टूडेंट का क्या गलती? स्टूडेंट आई यहाँ पर, स्टूडेंट की कोई गलती है नहीं। तो इसलिए जो है मेरे को रेटिफाई करना होगा, इसी को कहा जाता है रेटिफिकेशन। फिर इधर आ जाओ, ड्यूटीज ऑफ एजेंट याद रखना, राइट ऑफ एजेंट याद रखना, पढ़ लेना आराम से। प्रिंसिपल लायबल ऑफ एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट का लाइबिलिटी और टॉर्ट से तुम देख लेना आराम से। पर्सनली लायबल टू एजेंट टू थर्ड पार्टी, ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी। फिर ना टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी को रीड करना आराम से। खत्म हो गया। ई कॉन्ट्रैक्ट देख ले भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिजिटल अग्रीमेंट्स driven by speed, convenience and efficiency, not paper based. It comes under the Information Technology Act 2000.
नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, कंपिटेंट पार्टीज होना चाहिए, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। जो सारे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में अवेलेबल है वो सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे उन्होंने थोप दिया है, ठीक है। अच्छा, बेसिक टाइप ऑफ ई एग्रीमेंट्स, श्रिंक रैप अग्रीमेंट्स, क्लिक रैप अग्रीमेंट्स, ब्राउज रैप अग्रीमेंट्स, स्क्रॉल रैप अग्रीमेंट्स, साइन इन रैप अग्रीमेंट्स, ठीक है। पहला अग्रीमेंट श्रिंक रैप अग्रीमेंट, terms and conditions are packed with the product, users accept by opening the packages, user accept terms by clicking I agree button जो तुम ऑनलाइन करते हो, acceptance is implied by the continued use of the website, अगर तुम वेबसाइट को कंटिन्यूसली 5 दिन यूज़ किए तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो ये सारे कंडीशंस, इस प्रकार से। फिर यूजर्स मस्ट स्क्रॉल थ्रू द कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशंस, ये तुमको गूगल वगैरह में देखने को मिल जाता है, कभी कभार तुमको एक्सेप्ट करने के लिए पूरा तुमको स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक। यूजर अग्रीज टू टर्म्स एंड कंडीशंस बाय साइनिंग इनटू अ पर्टिकुलर, तुम साइन इन करते हो, टर्म्स एंड एग्रीमेंट वहीं पे लिखा होता है। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड, क्या ये पॉसिबल है? हाँ। इंश्योर्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज नॉट अनइन्फोर्सेबल सोली ऑन द ग्राउंड्स, ठीक, ओके। सुप्रीम क्लैरिफाइड दैट द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंक्लूडेड थ्रू ईमेल एक्सचेंज, ईमेल एक्सचेंज से भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट द इंटेंशन ऑफ देयर पार्टीज टू बी बाउंड बाय द टर्म्स एंड द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट, ईमेल में सब कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, इसी के साथ ये तो पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, इसी के साथ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाता है इस चैप्टर के टूवर्ड्स। आई होप कि चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। अगर किसी प्रकार का डाउट है किसी भी सेक्शन में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रॉब्लम्स में, तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन रीच अस आउट इन दिस नंबर्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लेना है तो ज़रूर आप लोग कॉन्टैक्ट करें इस नंबर के ऊपर। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट।